नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं नीलम मलकानिया। झिर झिर बरसे सबन रस मुदिया के गाई गैलना, अब बरखा बहार के आई गैलना, अब बरखा बहार के आई गैलना। झिर झिर बरसे, झिर झिर बरसे, झिर झिर बरसे सबन रस मुदिया के गाई। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ हाईटेक सभागारों में रिवॉल्विंग यानी गोल घूमता स्टेज होता है। बहुअंकी नाट्य मंचन में इसका खूबसूरती से उपयोग किया जाता है, यानी पलक झपकते ही मंच के परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन। कुछ ऐसा ही होता है हमारी प्रकृति के रंगमंच पर वर्षा ऋतु का आगमन होते ही। मंजर में जमीन आसमान का बदलाव, और सदियों से हमारी कविता इसे अपने अंदाज में रेखांकित करती आ रही है, कई तरह की मानवीय संवेदनाओं को नजाकत से छूते हुए। झींगर झंगार अपनी सुरनाइयां बजावे, कर शोर मोर बगले झड़ियों का मुंह बुलावे। पी पी करे पपीहे, मेंढक मल्हारे गावे। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। वहीं दूसरी ओर, तू भी विरह में दह चुका, तू भी दुखों को सह चुका, दुख की कहानी कह चुका, मुझसे बता जाती हवा, बरसात की आती हवा। वर्षा ऋतु की आहट और आगमन दोनों ने लगभग हर भाषा बोली को प्रेरित किया है, संभवतः पूरे विश्व में, और ये सृजन आज भी जारी है। लेखन प्रकाशन के आधुनिक माध्यमों का अवलोकन इन नवकोपलों का प्रचुर दर्शन कराता है। बाल साहित्य और युवा साहित्य भी इस श्रृंखला का एक अहम हिस्सा हैं। याद आया, कुछ ही दिन पहले साहित्य अकादमी ने इस बार के बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कारों की घोषणा की, यानी आने वाले समय में पत्रिका के लिए वैचारिक मंथन की दृष्टि से अनेक बहुभाषी सुअवसर। सुनते रहिए राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती। गांधी शांति पुरस्कार अपने आप में एक व्यापकता समाहित किए हुए है, एक विशिष्ट दार्शनिक गहराई के साथ। पिछले लगभग 3 दशकों में इससे अलंकृत विभूतियों की सूची पर सरसरी निगाह भी डाली जाए तो तुरंत वैश्विक पटल पर मानवता और सेवा भाव का बोध होने लगता है। वसुधैव कुटुंबकम के सार का स्मरण होता है। इस वर्ष प्रदान किए गए गांधी पीस प्राइज का एक विशेष बिंदु है। इसके लिए चयनित संस्था गोरखपुर स्थित सुविख्यात गीता प्रेस का भारतीयता के सातत्य की अभिव्यक्ति के साथ और खास तौर से महात्मा गांधी के साथ अनन्य संबंध रहा है लगभग 1 सदी से, वो भी निस्वार्थ भाव से। स्टूडियो से बाहर निकलकर मिलाते हैं गीता प्रेस के ट्रस्टी श्री देवी दयाल अग्रवाल से शांति दर्शन। श्रोताओं, हमारे साथ हैं देवी दयाल अग्रवाल जी, जो गीता प्रेस गोरखपुर में ट्रस्टी हैं। सबसे पहले सर आपको बहुत बधाइयां कि महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस का चयन किया गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं को ये बताने की कृपा करें कि महात्मा गांधी के जो विचार हैं और स्वाधीनता आंदोलन के समय से लगातार विभिन्न माध्यमों से गीता प्रेस भी समाज को जागृत करता रहा है, तो क्या महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव आप पर रहा, और क्या कुछ स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधीवादी आंदोलनों से आपका लेना देना? देखिए, गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी और हमारे संस्थापक जय दयाल जी गोविंदकर थे गीता प्रेस के। उसके बाद हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, उनका संपर्क जय दयाल जी गोविंदकर से हुआ और उसके बाद वो पूरी तरह से आध्यात्मिकता में लग गए। उसी परिप्रेक्ष्य में गीता प्रेस के द्वारा 1926 में कल्याण पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ
कल्याण पत्रिका का प्रकाशन जब शुरू हुआ तो उसका पहला मासिक अंक जब निकला तो उसे लेकर भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार गांधी जी के पास गए थे। गांधी जी ने उस पत्र को देखा एवं उसके बारे में चर्चा की। उसमें एक लेख भी गांधी जी का छपा हुआ है और उसके बारे में उन्होंने अपने सुझाव दिए। इस पत्रिका में आप किसी भी प्रकार का विज्ञापन न लेवें एवं कोई समालोचना का शीर्षक न देवें। तो उनका वो सुझाव 97 वर्षों के बाद आज तक भी उसी रूप में चला आ रहा है। गीता प्रेस अपनी किसी भी पुस्तक में, किसी पत्रिका में कोई विज्ञापन नहीं स्वीकार करता एवं न ही कोई समालोचना का शीर्षक हमारे किसी भी पुस्तक में या किसी पत्रिका में है। इसके बाद भी महात्मा गांधी जी के विचार, उनके लेख हमारी पत्रिकाओं में छपते रहे और निरंतर उनसे संबंध बना रहा। भाई जी से विशेष संबंध उनका था क्योंकि भाई जी पूर्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और 18 महीने तक वो नजरबंद भी रहे थे। बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियों में विशेष रूप से उनकी संलिप्तता थी और उसके बाद वो आध्यात्मिक जगत से पूरी तरह से जुड़ गए, जिसमें 45 वर्षों तक गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। वही कल्याण पत्रिका के आदि संपादक थे। जो पत्रिका, जो मासिक पत्रिका है, आज 97 वर्षों बाद भी कंटिन्यू चल रही है। और जो वर्तमान में गीता प्रेस विभिन्न भारतीय भाषाओं में अपनी पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है, इसके विषय में हमारे श्रोताओं को बताने की कृपा करें। वर्तमान में 1250 पुस्तकों का प्रकाशन चल रहा है। ये लगभग 15 भाषाओं में है, 15 भारतीय भाषाओं में है और विभिन्न विषयों पर, जैसे हमारे गीता, रामायण, भागवत, महाभारत इत्यादि तो हैं ही, साथ में 18 पुराण सभी प्राय छपते हैं। बहुत सारी सत्संग की पुस्तकें और संतों के बहुत सारे पुस्तकें, संतों की बहुत सारे पुस्तकें, लेख की पुस्तकें इत्यादि छपती हैं। और मुख्य रूप से ये है कि 15 भाषाओं में होने से सारे भारतवर्ष में उनकी भाषाओं में पुस्तकें पाठकों को पढ़ने को मिलती हैं। ये विशेष बात है। और गीता प्रेस के बारे में किसी को विशेष रूप से बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि गीता प्रेस पाठकों के द्वारा ही चल रहा है। गीता प्रेस की किताबों का पाठकों का गीता प्रेस की किताबों के प्रति इतना स्नेह और इतना विश्वास है कि वो गीता प्रेस की पुस्तक अगर उस विषय की मिलती है तो अन्य किसी प्रकाशन की पुस्तक को नहीं लेना चाहते। शांति दर्शन गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित संस्था गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी श्री देवी दयाल अग्रवाल के साथ हमारे सह प्रसारण कर्मी मनीष तिवारी की छोटी सी बातचीत आपने सुनी। स्वरांश सौजन्य आलोक कुमार, आकाशवाणी गोरखपुर। महत्वपूर्ण पुरस्कारों से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बिंदुओं पर बात हुई। हमारी अपनी हिंदी भाषा भी इन मापदंडों पर 100% खरी उतरती रही है और इस भाषा से जुड़े किसी मूर्धन्य साहित्यकार को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है तो हर्ष दोगुना हो जाता है। पिछले दिनों पत्रिका ने उल्लेख किया था इस वर्ष पेन नोबोकोव अवार्ड से अलंकृत वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का। इस अंक में प्रस्तुत है उन्हीं से की गई ताजा बातचीत के कुछ अहम अंश। विनोद जी, आपको पेन नाबोकोव अवार्ड 2023, इसके लिए मैं आकाशवाणी की ओर से आपको ढेर सारी बधाई देता हूँ। इस अवार्ड को आप किस रूप में देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी कवि का सम्मानित होना किस ओर संकेत करता है? बहुत आश्चर्य हुआ था क्योंकि इस पुरस्कार के मिलने के पहले मैंने ये पेन नोबोकोव पुरस्कार बारे में कुछ भी नहीं जानता था जी। कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और किन किन लेखकों को मिला है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जब मुझे ये मालूम हुआ कि ये पुरस्कार मुझको मिला है तो खुशी तो हुई। ये खुशी एक आश्चर्यजनक खुशी थी और आश्चर्य इसलिए कि आखिर ये पुरस्कार, जो मैं एक हिंदी का लेखक हूँ, हिंदी जो भाषा है इसकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, बहुत थोड़ी उम्र है और हिंदी का मेरा जैसा लेखक
जो अपने में ही लिखने में निहित होता है, उसका लेखन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होना ये हिंदी के लेखन की अभिव्यक्ति की अधिकतम ताकत को बतलाता है कि हिंदी में लिखते हुए भी जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति की ताकत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अभिव्यक्ति की ताकत है। तो ये हिंदी का सम्मान ज़्यादा था। मैं तो हिंदी का अपने आप को बहुत छोटा लेखक हमेशा समझता रहा, बड़ा लेखक कभी नहीं समझा। मुझे किसी दूसरे लेखक की कोई चुनौती नहीं थी। मैं अपने ही लेखन को अपनी चुनौती मानता था कि मैं पहले जो लिखता था उससे ज़्यादा अच्छा लिखूं, और यही मेरी कोशिश रहती थी। दूसरे लोगों ने मुझे बताया कि ये जो पुरस्कार है, यह एशिया का सबसे पहला बड़ा पुरस्कार एशिया महाद्वीप में मुझे मिला है। इसके पहले किसी को नहीं मिला। इसकी पुरस्कार की राशि $50,000 है। ये मालूम हुआ पुरस्कार जो है लेखन के रास्ते में मिलने वाली पहचान होती है। इसमें पहचान वालों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, और राशि से तो छोटा और बड़ा नहीं होता। कोई सम्मान कर रहा है, कोई पहचान कर रहा है, ये तो अच्छा लगता है। आप नए साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे लिखने के बारे में, लेखन के क्षेत्र में? नया जो कुछ भी लिखा जा रहा है बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, और मैं उनको पढ़ता रहता हूँ। मेरा उनके लिए तो यही कहना है कि आप जो कुछ भी लिखें, जैसा भी लिखें, केवल अपने अनुभवों के बारे में लिखें। आपका जो अनुभव होता है वही जेन्युइन आपका संदेश दूसरों के लिए होगा कि आपने उससे क्या पाया और क्या समझा और क्या खोया। और जो सबसे बड़ी बात है कि मैं सभी लेखकों से ये कहना चाहता हूँ कि ये लिखने का काम तो बहुत अच्छा काम है, और अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, लिखते रहिए। आपने आकाशवाणी के लिए हमसे बात की, इसके लिए अनेकानेक धन्यवाद। नमस्कार। जी, धन्यवाद। विनोद कुमार शुक्ल की लेखन यात्रा बहुत दीर्घ रही है। आकाशवाणी की आवाजों के खजाने से हमें उनका एक दुर्लभ ध्वन्यांश मिला, बरसों पुराना। कविता का लिखना, कविता लिख रहा हूँ जैसा तो मुझे अभी भी नहीं लगता। मैं कविता को जानने के लिए कविता लिखता हूँ कि कविता क्या है। मैं कहानी को जानने के लिए लिखता हूँ कि कहानी क्या है। मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया तो केवल यह जानने के लिए मैंने उपन्यास लिखा कि उपन्यास क्या है। लेकिन मैं कविता लिख रहा हूँ, वह वाकई कविता है। यह अगर कहीं मैं इसको जान जाऊं तो शायद मैं दूसरी कविता ना लिख पाऊं। तो मेरा ख्याल है कि यह जो कविता को जानने की खोज, कथा को जानने की खोज जैसे मुझे लिखवा लेती है, और ये तो असमाप्त खोज है। पेन नोबकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर से सम्मानित प्रख्यात हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य आदेश जैन और सचिन लाडोले, आकाशवाणी नागपुर, और समीर शुक्ल, आकाशवाणी रायपुर। साहित्य और पत्रकारिता के बीच एक अनन्य संबंध तो जरूर है। एक आम पाठक को यह रिश्ता कुछ गूढ़ सा अवश्य लग सकता है। समग्र गांधी वाङ्मय इस दिशा में उसे सर्वोत्तम उदाहरण के तौर पर आलोकित कर सकता है। बात है शब्दों सफ़ों के माध्यम से पाठकों के दिलों तक पहुंचना, उन्हें आत्म मंथन के लिए कुछ हद तक प्रेरित करना। ऐसे ओवरलैप करने वाले उदाहरण हमें वर्तमान काल में भी मिलते हैं। जुलाई का महीना आ चुका है। कैसे भूल सकते हैं शब्दों के सकारात्मक जादूगर, प्रखर लेखक पत्रकार प्रभाष जोशी को। और समय का संयोग भी देखें, उनका गांधी शांति प्रतिष्ठान और भूदान आंदोलन से भी संबंध का उल्लेख मिलता है। उनके विस्तृत कृतित्व को याद करते करते ये हैं श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति से हरे राम वाजपेयी। पत्रकारिता और पत्रकार और अखबार पर कहीं भी किसी भी रूप में जब भी चर्चा होती है तो हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड जो 1826 से शुरू होता है, उस पर और देश के तमाम मूर्धन्य पत्रकारों के नाम के साथ
मालवा की पत्रकारिता, विशेषकर इंदौर और उसमें भी नई दुनिया से जुड़े हुए पत्रकारों पर चर्चा के बिना विषय की पूर्णता होती ही नहीं है। अब बात करें पत्रकारों की, तो भारतीय धरिशन गणेश शंकर विद्यार्थी, नई दुनिया के राहुल बारपुते और अन्यों के साथ प्रभाष जोशी के उल्लेख के बिना बात अधूरी ही रह जाएगी, ये कहना बिल्कुल समीचीन रहता है। मुझे सौभाग्य मिला कि स्मृति शेषप प्रभाष जोशी जी को सुनने का और पास से देखने का और उनसे चर्चा करने का। श्री मध्यभाग हिंदी साहित्य समिति से जो 1927 में वीणा प्रकाशित कर रही है, उन्हें यहाँ पास से देखा, कार्यक्रमों में सुना और पत्रिका में उनके आलेख भी पढ़े। कहा गया है कि किसी भी पत्र या पत्रकारिता के लिए या अखबार के लिए या पत्रकार की रीढ़ वहां का संपादक माना जाता है। उनमें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, विष्णु पराडकर, राजेंद्र माथुर, मानिकचंद वाजपेयी, शरद जोशी, राहुल बारपुते आदि के नाम तो बता ही रहा हूँ, पर प्रभाष जोशी के नाम के बिना प्रभाष हो ही नहीं सकता। जनसंता के संस्थापक प्रखर पत्रकार प्रभाष जोशी भाषा की शुद्धता, क्षेत्रीयता और बोलियों का समावेश तथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और शीर्षक और नपे तोले शब्दों का जिक्र करना अगर किसी से सीखना है, अगर इसमें कोई माहिर था और अगर कोई गुरु हो सकता है तो वो प्रभाष जोशी। 17/11/1983 जनसंता में लिखते हैं, सावधान, आगे पुलिया संकीर्ण है, ये किसी संदर्भ में था, रास्ता नहीं। राजभाषा द्वारा लाए गए तमाम शब्दों से हो रही परेशानियों से भी वो अवगत हुए, जिन्हें उन्होंने अपनी भाषा और शैली से दूर किया। डॉक्टर कमल हितावल अपनी कृति मालवांचल की पत्रकारिता में कहते हैं कि प्रभाष जोशी देश के शीर्षतम और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पत्रकार रहे हैं। अखबारों की भाषा सुधारने और शुद्ध भाषा के हिमायती के रूप में प्रभाष जोशी सदैव याद आएंगे। उन्हें मैं सादर नमन कर रहा हूँ। वीणा पत्रिका के संपादक राकेश शर्मा। प्रभाष जोशी को याद करने का अर्थ है उस समय को याद करना जब हिंदी पत्रकारिता अपने संस्कार ग्रहण कर रही थी। हम सबको पता है कि वे नई दुनिया में राजेंद्र यादव के संपादन के समय से जुड़े थे, इसलिए उस काल की जो चिंताएं थीं वे हिंदी को नया रूप देने की चिंताएं थीं। इसलिए प्रभाष जी का जो भाषाई संस्कार है वह बहुत विशद है। राहुल बारपुते उन दिनों नई दुनिया में थे और वे हिंदी की पत्रकारिता को नया रूप रंग दे रहे थे। हम सबको याद है कि हिंदी पत्रकारिता में वर्षों तक नई दुनिया को उसके भाषाई और पत्रकारिता के संस्कारों के लिए देश भर में जाना गया, पुरस्कृत सम्मानित किया गया। आप यह भी जान लें कि ये केवल प्रभाष जोशी हैं जिन्होंने पत्रकारिता में क्रिकेट की समीक्षा को नया आयाम दिया और नए शब्द दिए। अंग्रेजी शब्दावली का उन्होंने एक तरह से उसको निकाला, बाहर किया। डॉट बॉल के जगह पर शून्य गेंद का प्रयोग करने का काम प्रभाष जोशी का है। हम सबको यह भी याद है कि जब वे जनसत्ता में रहे, संपादक हुए, तो जनसत्ता में कागज कार्य स्तंभ वो लिखा करते थे। उस कागज कार्य स्तंभ में केवल खेल की ही नहीं, सारी दुनिया की चिंताओं पर आलेख होते थे। लेकिन बहुत कमाल की बात यह थी कि उसकी शब्दावली ठेठ देशज थी, जिसमें मालवा धड़कता हुआ दिखाई पड़ता था। और जब भी वो बात करते थे, कहते थे अपन तो
गांधी के चेले हैं, तो वो चेले शब्द में आप अनुयायी होना कह सकते हैं, लेकिन बड़ा मार्मिक था। मार्मिक इसलिए कि जो संगीत भी सुनते थे तो कुमार गंधर्व उनके प्रिय गायक थे, प्रिय संगीतकार थे, और वर्ष में एक बार जलसा सजाते थे जिसमें कबीर को सुनते थे। तो आप इससे तह में जाइए कि उनका मानस क्या था। कबीर को सुनना यानी लोक को आत्मसात करना है, और ऐसा नहीं है, कोई कट्टरता बस नहीं था। वो भारतीय मनीषा के हर पक्ष को सुनते थे और बोलते भी थे उस पर। लेकिन जब वो बोलते थे तो उसमें ऐसा नहीं था कि कोई बनावटीपन रहे, वह बहुत स्वाभाविक होता था। यही कारण है कि उनके ही कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उन्हें अपने समाचार पत्र के प्रकाशन के समय ये लिखना पड़ा कि इतनी ही प्रतियां हम छाप सकते हैं, आप लोग मिलजुल कर इसे पढ़ लीजिए। तो हिंदी पत्रकारिता में चमत्कार घटा, और घटा उनकी ही पत्रकारिता के युग में। इसलिए प्रभाष जोशी हमारे लिए बहुत कुछ है। वे पूर्ण प्रकाश स्तंभ हैं, भाषा के लिए भी, साहित्य के लिए भी, राजनीति के लिए भी। पत्रकारिता में केवल समस्या उठाना प्रभाष जोशी का काम नहीं था, वे उस समस्या की जड़ तक जाते थे। प्रोफेसर सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, ये वे नाम हैं जो इंदौर में से निकलने वाली पत्रिका वीणा के संरक्षक मंडल में थे। प्रभाष जोशी साहित्य में भी उतनी ही चिंता प्रकट करते थे और कहा करते थे कि साहित्य को कल्पना का केंद्र मत बनाइए, आप गांव से जुड़िए, आप लोक से जुड़िए, आप सामान्य जन से जुड़िए और उनकी चिंताएं, उनकी कहानियां, उनका दर्द साहित्य में रखिए। तो ऐसे महापुरुष को, महान संपादक को, एक अत्यंत जागरूक पत्रकार को याद करना हम सबका धर्म है कि हम उन्हें प्रणाम करें, हम इनसे ऊर्जा लें, उनसे संदेश लें। अरविंद तिवारी, अध्यक्ष, इंदौर प्रेस क्लब। प्रभाष जोशी जी का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक था। पत्रकारिता, क्रिकेट, कबीर, ऐसे तमाम पहलू थे उनके, जिसको लेकर मतलब उनकी एक अलग पहचान थी। इंदौर उनकी कर्मस्थली शुरुआती दौर में रहा। इंदौर प्रेस क्लब के वो संस्थापक सदस्यों में थे। बाद में दिल्ली चले गए और जब वो जनसत्ता के संपादक थे तब उन्होंने जो कागज कार्य के माध्यम से जो लिखा, कागज कार्य उनका इतना लोकप्रिय स्तंभ था जो आज भी चर्चा में है। और हमने इंदौर प्रेस क्लब में यादों में प्रभाष एक कार्यक्रम किया था और उसमें जब हमने एक स्मारिका निकाली थी उसमें कागज कार्य के कई चुनिंदा जो उन्होंने लिखा था वो हमने लेख लिए थे। आज भी हमारे पास कई लोग इंदौर आते तो हमसे कहते हैं कि हमें उसकी कॉपी आप उपलब्ध कराइए। एक संकलन है वो। और क्रिकेट के वो इतने शौकीन थे, मतलब कई बार उनको धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति को लॉर्ड्स के मैदान पर गैलरी में देखना, दर्शक दीर्घा से देखना, और एक एक बॉल पे जो उनकी रिएक्शन रहती थी प्रभाष जोशी की, वो देखने काबिल रहती थी। शास्त्रीय संगीत के वो बहुत अच्छे जानकार थे और खासकर कबीर के पदों में उनकी बहुत रुचि थी। मतलब कुमार गंधर्व से जुड़े अनेक आयोजन उन्होंने दिल्ली में करवाए। प्रहलाद सिंह टिपानिया जो हैं, जो पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया, जो देश के बहुत बड़े कबीर पद गायक है, उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाने में प्रभाष जी का बहुत योगदान रहा। गांधीवादी थे, आजीवन उन्होंने जो है खादी पहनी। स्टूडेंट के रूप में मैंने देखा कि जनसत्ता की कितनी डिमांड रहती थी। बहुत छोटे छोटे कस्बों में जहां जनसत्ता की 2-3 प्रतियां पहुंचती थी, वहां प्रभाष जी का लिखा कागज कार्य पढ़ने के लिए लोग आपस में अखबार को शेयर करते थे। राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी प्रभाष जोशी ने एक अपनी अलग पहचान बनाई। उन्हीं के कारण आज इंदौर भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। प्रभाष जोशी, व्यक्तित्व एक अनूठा सा। स्वरांश सौजन्य संतोष अग्निहोत्री, आकाशवाणी इंदौर। इस माह की बात हुई तो
तो कैलेंडर में तुम्हें देश के अन्य किस अंचल के साहित्यकारों की याद आई? सीधी सी बात है, बंगाल और चिरंतन बांग्ला साहित्य। हाँ, इस माह 4 महान साहित्यिक स्तंभ विशेष रूप से याद किए जा सकते हैं। वो कौन? तुरंत मेरे जहन में छा गए कुछ ऐसे नाम जिनके कार्य को संभवतः विश्व के कई साहित्यिक, दार्शनिक, वैचारिक मंचों ने सकारात्मक रूप से टटोला होगा। मैं बात कर रहा हूं बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, आशापूर्णा देवी और महाश्वेता देवी की। अगर समय के पड़ाव की बात हो, फिर तो मैं देश की कुछ अन्य भाषाओं के प्रमुख साहित्यकारों को भी याद करना चाहूंगी। वो कौन? प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नानक सिंह, भीष्म साहनी और केदारनाथ सिंह। सचमुच धन्य है साहित्यिक सांस्कृतिक दृष्टि से इस विराट देश का हर अंचल। सभी विभूतियों को साहित्य भारती का विनम्र नमन। साहित्य और विज्ञापनों की दुनिया का भी अनन्य रिश्ता है। एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में कॉपीराइटिंग एक ऐसी विधा है जहां साहित्य, पत्रकारिता और व्यवसाय मानो एक त्रिवेणी संगम के मानिंद एक सार हो जाते हैं। अगर लिखित या उच्चरित शब्द का मकसद है दिलों को छूना, चाहे किसी वजह से भी, यानी राष्ट्र निर्माण के आर्थिक बिंदुओं को छूते हुए भी, तो विज्ञापनों के कॉपीराइटिंग जुमले अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। पिछले दिनों इस जगत ने अपना एक अनुपम रत्न हमेशा के लिए खो दिया। सिल्वेस्टर द कूना को पत्रिका की ओर से श्रद्धांजलि अपने मार्मिक वाक्यों के लिए। नीलम मलकानिया और मनोज माइंडकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।